यार कोई तो उठाओ प्लीज, कोई तो उठाओ फोन, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। कोई तो मेरी मदद करो, अरे कोई तो बताओ मुझे, वो मुझे जान से मार देगा प्लीज। अब क्या होगा मेरा? हे भगवान, हे भगवान, कोई तो बताओ। रुको रुको, चलो बैठो, बैठे आइए, बैठिए, जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए, चलो आगे बढ़ो, आइए आइए आइए, कोई चक्कर रोको, हाँ रोको, आ जाइए आप, बैठिए बैठिए सर, जल्दी कीजिए। हाँ रुको रुको, दोनों पर, बैठो बैठो बैठो, अरे बैठिए ना, चलो चलो चलो। हेलो हेलो हेलो, अरे कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? प्लीज कोई तो फोन उठाओ। अरे वो मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है, वो मुझे जान से मार देगा। अरे क्या हुआ? अरे कहाँ हो तुम लोग? प्लीज अरे कोई फोन, क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं? हे भगवान, मैं किसी को मेरी मदद करो प्लीज, वो मुझे जान से मार देगा। कौन मार रहा है जान से? तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई, मैं सब कुछ वापस कर दूंगा, मैं वहीं रख दूंगा, मुझे वापस जाने दो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, प्लीज। सर इसके साथ एक आदमी और बैठा था, लेकिन वो कहाँ गया पता नहीं सर। वो दोनों इकट्ठे थे? मतलब उन दोनों ने टिकट एक साथ लिया था? नहीं सर, अलग अलग लिया था। तुम उन्हें फिर से देखोगे तो पहचान लोगे? नहीं सर, सर मैंने उसे ठीक से देखा ही नहीं तो पहचानूंगा कैसे सर? अगर देखा होता तो जरूर पहचान लेता। मगर कुछ तो याद होगा। गोरा सर, नहीं मुझे याद नहीं आ रहा सर। वो झूले से उतरने के बाद किस तरफ गए, ये देखा तुमने? सर इतनी भगदड़ मच गई थी, मैं बता ही नहीं सकता सर। आप तो उनके बिल्कुल बगल वाली बास्केट में बैठे थे, आपने जरूर देखा होगा उस आदमी को। जी नहीं मैडम, एक्चुअली ये सब देख के मेरा बेटा इतना जोर से रोने लगा कि मैं मेरे बच्चे में ही खोई हुई। सर हाँ सुधाकर, पहचान करना मुश्किल है सर। क्यों? मालूम नहीं कौन है, सारी जेबें खाली है, पर्स भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? बस इतने से रुपए हैं। सर मुझे कुछ याद आया। क्या याद है? सर जब ये आदमी बॉक्स में बैठा था, जिसके हाथ में मोबाइल था, और सर ये किसी से बातें भी कर रहा था। मोबाइल? जी सर। अच्छी तरह याद है ना तुम्हें? जी सर। गुड। सुधाकर सर। फेडरिक्स सर, इसके पास एक मोबाइल था, ढूंढो, यहीं कहीं होगा मोबाइल, ढूंढो। हटिए पीछे, हटिए पीछे, हटिए पीछे, हटिए हटिए पीछे, साइड में आइए। और आपने देखा था उस आदमी को? नहीं मैडम, जब मैंने उसकी चीख सुनी तब मैंने ऊपर देखा तो वो आदमी नीचे गिर रहा था। चलो हटिए 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 हटिए। ये देखो सिम कार्ड, ये इसी के फोन का ही होगा। आशा सर। तुम ये सिम कार्ड लेके मोबाइल कंपनी में जाओ, देखो इस आदमी ने कहाँ कहाँ फोन किया। यस सुधाकर सर। लाश की उंगलियों का निशान लो। ओके सर। हाँ अभी पता चला वो आदमी कौन था? नहीं सर, सर हमने लाश के फिंगरप्रिंट्स मैच करके देखे, हाँ, लेकिन उसकी उंगलियों के निशान हमारे रिकॉर्ड में है नहीं सर, पता नहीं चल पा रहा आदमी कौन है। सर मोबाइल कंपनी से सारी डिटेल्स मिल गए हैं। सिम कार्ड एक परेश नाम के आदमी का था, लेकिन सर इस परेश ने जो पता लिखवाया है वो नकली है, वहां पे कोई परेश नहीं है।
मतलब गड़बड़ है। जी हाँ सर। और सर ये है उन नंबरों की लिस्ट जहाँ पे उसने आखिरी 1 घंटे में फोन किया था सर। और आखिरी फोन सर उसने इस नंबर पर किया है 92639551। सर ये 92639551 पर उसने 3 बार फोन किया है और ये किसी मिस्टर सनावर का नंबर है। सनावर 92639551, ये तो लैंडलाइन का नंबर है। यस सर। हो सकता है ये नंबर सनावर के घर का हो और शायद इस परेश के बारे में वहां से कुछ पता चल जाए। सनावर साहब घर पर नहीं है, वो कल रात से ही घर नहीं आए। रात से नहीं आए? घर पर ही नहीं आए? और आपने कुछ नहीं किया? नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली बैंक में जब ज्यादा काम होता है तो बैंक में ही रुक जाते हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि सनावर साहब ने मुझसे नहीं बैंक से ही शादी की है। कल रात 11 बजे क्या किसी परेश नाम के आदमी का फोन आया था? हाँ, दो फोन आए थे। तो आपने बात की परेश से? नहीं, मैं बात नहीं कर सकी। मैं जब तक फोन उठाती फोन कट हो गया। लेकिन जब मैंने उस आदमी की बात सुनी कि वो क्या बोल रहा है तो मेरी तो जान ही निकल गई। अभी अभी तो आपने कहा कि आपने फोन उठाने से पहले ही फोन कट गया, तो फिर आपने उस आदमी की बात कैसे सुनी? एक्चुअली मैं रात को आंसरिंग मशीन ऑन कर देती हूँ और 2-3 घंटी बजने पर भी अगर मैं फोन नहीं उठाती हूँ तो फोन करने वाले की आवाज रिकॉर्ड हो जाती है। और कल रात भी वैसा ही हुआ। और आप जरा हमें वो मैसेज सुनाइए। हेलो हेलो हेलो, अरे कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? प्लीज कोई तो फोन उठाओ। अरे वो मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है, वो मुझे जान से मार देगा। अरे क्या हुआ? अरे कहाँ हो तुम लोग? प्लीज अरे कोई फोन, क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि मेरे फोन उठाने से मैं किसी की क्या मदद कर सकती हूँ। शायद ये मैसेज मिस्टर सनावर के लिए आए होंगे। किस बैंक में काम करते हैं आपके पति? जी, नेशनल बैंक में। आधी रात तक जब वो नहीं आए तो आपने उन्हें फोन नहीं किया? नहीं, एक्चुअली 7:15 बजे उन्होंने मुझे फोन करके इन्फॉर्म कर दिया था कि आज रात को बैंक में ही रुकेंगे। बैंक कितने बजे खुलता है? सुबह 9 बजे। सनावर साहब कितने बजे गए? सनावर साहब तो अंदर ही हैं। क्या रात भर अंदर? और तुमने देखा नहीं? बेवकूफ कहीं के, इधर लो। सनावर साहब, सनावर साहब, सनावर साहब, बेवकूफ, ध्यान नहीं रखते तुमने किसी बात का। इधर क्या सुनो? सनावर साहब, सनावर साहब, सनावर साहब, ये क्या चक्कर है? परेश ने सनावर को फोन किया और सनावर का भी खून हुआ? जी सर, छाती में गोली लगी है। केस को शुरू हुए अभी 1 दिन भी नहीं हुआ और 2 खून? सब इस तरह से। कैमरा लगा हुआ है? यस सर, 24 घंटे चलता है। तो जब गार्ड्स ने लाश को देखा तब ये लॉकर्स खुले हुए थे। लॉकर्स खुले हुए थे? जी सर, और दोनों लॉकर खाली हैं। लॉकर्स खाली हैं मतलब चोरी हुई है। लॉकर्स खाली हैं, खुले हैं, मतलब बहुत गड़बड़ है। आशा, बाहर जाके पता करो ये दोनों लॉकर्स किसके नाम पे हैं, किसके हैं ये लॉकर्स? यस सर। सर, हाँ, इस तरह। सही है मिस्टर सनावर, गोली छाती में लगी है सर, मगर सर कोई हथियार नहीं मिला है। नो मर्डर वेपन। हथियार नहीं मिला? इसका मतलब है ये आत्महत्या नहीं है, हत्या है, मर्डर।
गोली मार के हत्या, और जिसने गोली चलाई है वो पिस्टल यहाँ से लेकर गया है। सर गोली चलाने वाला पिस्टल यहाँ से ले गया वो बात अलग है सर। परेशानी की बात यह है कि वो यहाँ पर आया कैसे और फिर यहाँ से गया, क्योंकि 7:30 बजे के बाद से जब से मिस्टर सनावर यहाँ पर आए हैं ये कमरा बाहर से बंद था सर, और गार्ड बाहर बैठा हुआ था। ये कैसे हो सकता है? कमरा बाहर से बंद था? जी साहब, बाहर से अंदर कोई आया ही नहीं, और वैसे भी दरवाजे पे बाहर ताला लगा हुआ था। और कल शाम को 7:30 बजे जब मैनेजर साहब अपने केबिन से बाहर आए तो वैसे भी बैंक में बहुत कम लोग थे जो ओवर टाइम कर रहे थे। आप लोग जाएंगे? मैं अंदर एक जरूरी काम कर रहा हूं, किसी को अंदर बता देना और दरवाजा बंद। एसी ऑन है ना? जी साहब। और हाँ, जब तक मैं अंदर से फोन ना करूं दरवाजा नहीं खोलना। जी साहब। हेलो, देखो किसी को भी अंदर नहीं आने देना, समझ गए ना? जी साहब। सनावर साहब अंदर है, उन्होंने कहा जब तक वो फोन ना करे दरवाजा मत खोलना, अंदर मत जाना, समझे? एक्सक्यूज मी भाई साहब, मुझे अभी सनावर साहब को मिलना है, वो यहीं पर है ना? अरे तुम अंदर कैसे आ गए? मैं बैंक के बाहर इंतजार कर रहा था, बैंक का दरवाजा खुला देखा और मैं अंदर आ गया। सनावर साहब चलो यहाँ से निकलो, कल आना, सवेरे आना। चलो आप मेरे तक भाई साहब, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे आप? और साहब जब मैं सवेरे ड्यूटी पे आया तो मुझे पता चला कि सनावर साहब पूरी रात यहीं पे थे सेफ में, और फिर हमने जब ताला खोल के देखा तो सनावर साहब तो। अच्छा, इस सेफ में आने जाने का कोई और रास्ता है? नो सर, कुछ भी नहीं है सर। यहाँ पे सेंट्रल एयर कंडीशनिंग भी नहीं है। वहाँ कमरे में अलग ही छोटा सा एसी लगा हुआ है सर। बाहर से कोई पाइप वगैरह भी नहीं आ रहा है। कमरा चारों तरफ से सील है सर, हमने बहुत ध्यान से चेक किया है। साहब ये दरवाजा ही बंद था, बाहर से लॉक लगा हुआ था। हो सकता है यहाँ से गोली चली हो। लेकिन साहब जब दरवाजा बाहर से बंद था, कोई अंदर आया ही नहीं, तो ये कैसे हो सकता है? जी हाँ साहब, और बाहर जो कैमरा लगा हुआ है उससे पता चल जाएगा कि अंदर कोई आया नहीं। और तो और साहब, मैं सारी रात बाहर बैठा हुआ था सर। मतलब हमें कैमरा में देखकर पता चल सकता है कि यहाँ क्या हुआ है? जी हाँ सर, कैमरे से बचकर कोई अंदर नहीं आ सकता। इस पेन में तो कोई गड़बड़ नहीं। ये किसी तरह का हथियार तो नहीं है?
ये एक पेन ही है। सनावर साहब की तलाशी ली थी? जैसे कुछ मिला? सर डुप्लीकेट चाबियां मिली हैं उन दोनों लॉकर्स के जो खुले हुए हैं, लॉकर नंबर 38 और 112। एक बैंक मैनेजर किसी दूसरे की लॉकर की चाबियां अपनी जेब में लेकर क्यों घूम रहा है? बड़ा चक्कर है। सनावर साहब की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर वागले के पास भेज दो। देखें तो सही कौन सी गोली से मौत हुई है सनावर साहब की। और अभिजीत सर, हम कैमरा की रिकॉर्डिंग देखते हैं यहाँ कल रात क्या हुआ। मैं अंदर जरूरी काम करने जा रहा हूँ। जब तक मैं फोन ना करूं दरवाजा मत खोलना और किसी को अंदर मत आने देना। खोलो। सात 35। इसका मतलब है जब तुम बाहर आए तब सनावर साहब जिंदा थे? जी साहब, और उन्होंने अंदर से मुझे फोन भी किया था। जी साहब। देखो, सनावर साहब अंदर बहुत जरूरी काम चल रहा है। जब तक वो फोन नहीं करेंगे तब तक कोई भी अंदर ना जाने पाए और ना ही दरवाजा कोई खोले। ठीक है? एक्सक्यूज मी भाई साहब, सनावर साहब कहाँ है? ये कौन? कैसे आ गए? जी, ये रमेश है सर। इसका क्या काम था यहाँ इतनी रात को? ये कह रहा था कि इसे सनावर साहब से मिलना है किसी बहुत जरूरी काम से। हाँ, लेकिन ये है कौन? सर, ये भी हमारे ही बैंक में काम करता है। आप मेरी बात सुनिए। 9:30 बजे तुम्हारी ड्यूटी चेंज हो जाती है, हैं? जी सर। सनावर साहब कितने बजे गए? सनावर साहब तो अंदर ही है। क्या रात भर अंदर थे? अरे बेवकूफ, पता तो करना चाहिए था। सर, ये है कल रात की पूरी कहानी। इसका मतलब है अंदर लॉकर रूम में कोई गया ही नहीं। तो फिर सनावर साहब को मारा किसने? एक गोली चली है, किसी ने तो चलाई होगी ना गोली। सर, मैंने मिस्टर सनावर की लाश का एक्सरे देखा तो कुछ समझ में नहीं आया। वहां बैंक में भी यही बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कमरा बंद था, आदमी गोली लगने से मर गया है, छाती पे घाव है। छाती पे घाव तो है मगर शरीर में गोली नहीं है। ये देखिए, गोली नहीं है। गोली नहीं? ये कैसे हो सकता है? गोली बॉडी के पीछे की तरफ से निकल गई। दूसरा घाव है पीछे, पीठ की तरफ। नहीं, पीठ पे कोई घाव नहीं और गोली भी नहीं। आपके कहने का मतलब है खून किसी और हथियार से हुआ है, गोली नहीं मारी। गोली मारी, गोली शरीर के अंदर भी गई। ये देखिए, घाव के आसपास जलने के निशान। बहुत पास से गोली मारी गई। गन पाउडर लगा है छेद के पास। ये भी गोली से ही निकला है। गोली मारी है मगर गोली नहीं है। एक तो बंद कमरे में एक आदमी की मौत गोली लगने से होती है, पर हथियार नहीं है। उसके ऊपर से आप कह रही हैं कि शरीर में गोली लगी तो है पर गोली नहीं है। ये गोली गायब कैसे हो सकती है? और सनावर साहब को मारा किसने? एक डरा हुआ आदमी मेले में घुसता है, बार बार किसी को फोन करने की कोशिश करता है पर उसका फोन नहीं लगता। फिर वो जायंट व्हील में जाके बैठता है और पता नहीं कहां से खूनी भी उसी जायंट व्हील में आता है और उस आदमी को ऊपर से फेंक के मार देता है। अब मरे हुए आदमी के फोन के सिम कार्ड से पता चलता है कि उसका नाम परेश था और वो नेशनल बैंक के मैनेजर सनावर साहब से बात करना चाहता था। अगर मिस्टर सनावर का भी खून हो जाता है, अब तक जहां तक परेश का सवाल है, हमें कम से कम ये तो मालूम है कि किसी ने ऊपर से उसे फेंक के मार दिया है। मगर सनावर साहब को किसने मारा और कैसे मारा ये समझ में नहीं आया। हाँ, और सनावर साहब के शरीर में से गोली भी गायब है। आखिर वो गोली गई तो फिर वो गई कहां? सर, 8 इंच मोटे स्टील के बने हुए बंद दरवाजे में से कोई आया, सनावर साहब को गोली मारी और भाग गया। और उसे भागते हुए किसी ने देखा नहीं, कैमरे में भी नहीं दिखा। और उसने गोली भी ऐसे मारी है जो किसी को दिखाई नहीं पड़ी। दिमाग खराब हो गया है। वो लॉकर्स किसके हैं जो खुले थे और जिनकी चाबियां सनावर साहब की जेब में थी?
सर उनमें से एक लॉकर मिस्टर सनावर का है और दूसरा उनकी वाइफ का। तो बैंक मैनेजर ने अपने ही बैंक में दो लॉकर्स लेके रखे हैं। मिस्टर सनावर को बुलाओ। आइए। मिस्टर सनावर, मुझे अफसोस है हमें आपको थोड़ी तकलीफ देनी पड़ी, मगर आपकी मदद बहुत जरूरी है। देखिए, हमें पता चला है कि ये दोनों लॉकर्स, ये लॉकर नंबर 112 और लॉकर नंबर 38, ये आप लोगों के ही हैं? जी। क्या क्या था इनमें? ये तो खुले पड़े हैं। ये खाली थे। ये कैसे हो सकता है? अगर ये लॉकर्स खाली थे तो आपके पति ने इन्हें खोला ही क्यों? या फिर वो इसमें कुछ रखना चाह रहे होंगे, या पहले से इसमें कोई ऐसी चीज होगी जो... कुछ दिन पहले मैंने बहुत सारे गहने खरीदे थे जो कुछ 10-12 छोटे बड़े डिब्बे में रखे हैं। हम देखना चाह रहे थे कि वो इन लॉकर में जाएंगे या नहीं, तो शायद मिस्टर सनावर वही नाप लेने की कोशिश कर रहे होंगे। ये लॉकर्स नापने की क्या जरूरत पड़ जाएगी? वैसे तो उन्हें मालूम होना चाहिए लॉकर की साइज क्या है, और बैंक में काम करने वाले सभी आदमी ये तो जानते ही हैं। सर मिस्टर रमेश आज बैंक में काम पे नहीं आए और फिर उनके घर पर भी कोई फोन नहीं उठा रहा है। उनका कुछ पता नहीं चल रहा है सर। मिस्टर रमेश? आप रमेश को जानती हैं? वो कल रात करीब 8:30 बजे किसी रमेश का फोन आया था। बहुत बहुत घबराया हुआ था और मेरे पति से बहुत जरूरी बात करना चाह रहा था। तो आपने क्या कहा? मैंने उन्हें कह दिया कि सनावर साहब अभी बैंक में ही हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मिसेस सनावर। इस रमेश को मिस्टर सनावर से ऐसा कौन सा जरूरी काम हो सकता था? हेलो, इंस्पेक्टर अभिजीत है। क्या? आर यू श्योर? कहां पे है? अच्छा ठीक है, हम लोग अभी पहुंचते हैं वहां पे। सर, रमेश का पता चल गया। साहिल, सर कहाँ है? सर बोला। नाम है रमेश कुमार, छलांग लगाना चाहता सर। ओह माय गॉड। मैं उससे जाके बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या? यहाँ संभाल लो। ठीक है। चलो पीछे हटो, पीछे हटो। चलो चलो पीछे हटो, पीछे। चलो पीछे। आइए आइए इधर आइए। चलो पीछे। सर फायर इंजन को अंदर लाना बहुत मुश्किल है। सर एक छोटी और रास्ता भी जाम है, नहीं आ सकता। तो कम से कम टारपोलिन या नेट फैलाओ जल्दी। रुक जाओ, आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। नहीं तो मैं कूद जाऊंगा। एक मिनट मिस्टर रमेश, एक मिनट, आप मेरी बात तो सुन लो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। नहीं, आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। इसके सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। चलो चलो फैलाओ जल्दी। कस के पकड़ो, दीवार की तरफ लो, दीवार की तरफ। अपने बीवी बच्चों के बारे में हैं? क्या होगा उनका? उन्हीं के लिए कर रहा हूं मैं लुट चुका। और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। देखो, रास्ता निकालने से रास्ता निकलेगा। हैं? मुझे बताओ तुम्हारी क्या परेशानी? मैं करूंगा तुम्हारी मदद। सच में मैं तुम्हारी मदद करूंगा सर, मैं करूंगा तुम्हारी मदद। आगे मत आना, आगे मत आना। मैं सब समझ रहा हूँ तुम क्या चाहते हो। तुम मुझे बातों में फंसाना चाहते हो, लेकिन अब मुझे कोई नहीं रोक सकता।
मैं मरना चाहता हूँ। आप लोग शांत हो जाइए प्लीज, कोई तमाशा नहीं हो रहा है, प्लीज शांत रहिए। अपनी नजर उसी पे रखना, अगर वो कूद गया तो उसे गिरने नहीं देना, समझे? टाइट टाइट, हमें उस तरफ खींचो, टाइट पकड़ो सर। कूदने की बेवकूफी मत करो। नीचे देखो, देखो नीचे, सब लोग तुम्हें बचाना चाहते हैं, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। हाथ दो अपना, हाथ दो, मुझे मत रोको। नीचे आओ, लाओ हाथ दो, कुछ नहीं होगा। हाँ लाओ। अगले महीने मेरी लड़की की शादी है सर, पर कहां से शादी? मेरे पास तो रुपया ही नहीं है। मगर इसमें जान देने की क्या जरूरत है? बैंक से लोन लो। एक लोन मैं पहले ही ले चुका हूं सर, घर खरीदने के लिए। अभी तक उसका रुपया तो मैं वापस नहीं कर पाया। ऊपर से मेरे लड़के का एक्सीडेंट हो गया है सर, हॉस्पिटल का बिल भरते भरते मैं खाली हो चुका हूं सर। तब मैं सनावर साहब के पास गया, सोचा था वो कोई दूसरा लोन पास करवा दे। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बाद में आने के लिए कहा सर। इसलिए तुमने उनके घर में फोन किया? जी हाँ, पर सर उनकी पत्नी ने बताया कि वो बैंक में ही है, और रात को जब गार्ड्स ड्यूटी बदल रहे थे तो मैं भी बैंक में घुस गया, पर सर गार्ड्स ने मुझे बाहर निकाल दिया। और अगली सुबह पता चला कि उनकी मौत हो गई। मेरी आखिरी उम्मीद भी चली गई सर। मिस्टर रमेश, झूठ बोलने वाले को हम बहुत दूर से सूंघ लेते हैं, समझे? नहीं सर, सर मैंने सनावर साहब का खून नहीं किया सर, मैंने नहीं किया। हेलो एसीपी प्रद्युमन। हाँ डॉक्टर वागले, क्या खून कितने बजे हुआ पता चल गया है? अरे हमें भी पता चल गया कि खूनी कौन है। अच्छा ये बताइए खून कितने बजे हुआ था? क्या? आर यू श्योर? ओके ठीक है। सर सब रमेश ठीक कह रहा है, उसने खून नहीं किया है। रमेश सनावर साहब से मिलने 9:30 बजे गया था, और सनावर साहब का खून उससे पहले हो चुका था। मिस्टर सनावर की मौत शाम 7 और 9 बजे के बीच में हुई है। लेकिन 7:35 तक सनावर साहब तो जिंदा थे, क्योंकि 7:35 पर उन्होंने लॉकर रूम में से गार्ड को फोन किया था। इसका मतलब सनावर साहब की मौत 7:35 से 9 बजे के बीच में हुई है। यानी सनावर साहब की मौत दूसरे गार्ड के ड्यूटी पर आने से पहले हुई है। वो गार्ड 9 बजे आया था। अब मैं आपको इस गोली के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ, तो आखिर गोली मिली गई ना आपको? मिल तो गई है, मगर मेरे पास है नहीं। अरे देखिए, अब कोई नई पहेली मत खड़ी करना। कोई पहेली नहीं है एसीपी साहब। जिस गोली से खून हुआ था वो गोली इससे बनी थी। ये है क्या? इसे गम अकेशिया कहते हैं, अकेशिया का गोंद। अपराधी ने गोली इसी से बनाई। ये गोली शरीर में घुसने के बाद शरीर की गर्मी से पिघल गई और थोड़ी ही देर में खून के साथ पूरे शरीर में घुल गई। इसलिए जब तक लाश यहां पहुंची तब तक गोली का निशान तो था, मगर गोली गायब थी। ये गम अकेशिया जहरीला है? मौत जहर से हुई है? नहीं, ये गोली जाके सीधे लंग्स में लगी। हमने तो पहले कभी ऐसी गोली नहीं देखी। हर आदमी के बस का नहीं ऐसी गोली बनाना। जरूर किसी समझदार आदमी ने बनाई है ये गोली और पिस्टल दोनों। देखिए डॉक्टर वागले, ये केस अभी भी वहीं का वहीं खड़ा है। अभी तक ये पता नहीं चला है कि वो आदमी उस लॉकर रूम के अंदर घुसा कैसे और बाहर आया कैसे, और उसने कोई निशान भी नहीं छोड़ा है। सनावर साहब का खून 7:35 और 9 बजे के बीच में हुआ है, लेकिन इस 1.5 घंटे के बीच में उनकी मौत एग्जैक्टली कब हुई
ये कहना जरा मुश्किल है। मगर इन 1.5 घंटे के बीच मिस्टर सनावर ने कुछ काम भी तो नहीं किया है सर। सिर्फ अपने लॉकर्स खोले हैं बस। रजिस्टर में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा काला दाग है, एक ब्लैक डॉट। वैसे ये डॉट है क्या? ब्लैक इंक है, काली इंक ही है। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि जब मैंने पेन से लिखा था तो उसमें से तो नीली इंक निकली थी। जरा वो पेन देना। देखा, जिस चीज से खून हुआ है वो तो हमारे सामने है, पर हमें दिखाई नहीं दे रही है। मतलब ये? हाँ, ये पेन। क्योंकि अगर मिस्टर सनावर के पेन में नीली इंक थी तो फिर इस रजिस्टर पर ये ब्लैक डॉट कहां से आया? खून पेन से ही हुआ है। मगर सर, हमने ये पेन वहां खोल के देखा है, इसमें तो कुछ भी नहीं था। क्योंकि पेन बदल दिया गया और इसलिए इस पेन में कुछ नहीं है। जिस पेन से खून हुआ है वो इस पेन के जैसा ही है। तो वो पेन एक गन के जैसा है? करेक्ट। मतलब सनावर साहब ने कुछ लिखने के लिए जैसे ही पेन पेपर के ऊपर रखा होगा, पेन दब गया होगा और उसने ट्रिगर का ऐसा काम किया होगा। पीछे से गोली निकली और सीधा जाके सनावर साहब ने छाती में। किसी ने उस पेन को 2 बार बदला है। पहली बार वो पेन रखा गया जिसमें गोली थी और फिर खून के बाद सनावर साहब का पेन वापस रखा गया और हथियार उठा लिया गया। तो खूनी जानता था कि सनावर साहब के पास कौन सा पेन है? हाँ, इसका मतलब है ये काम उनके बैंक के ही किसी आदमी ने किया होगा। आप लोगों को इतनी रात तक रोक के रखा, इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। हमारा केस एक जगह आकर अटक गया है, इसलिए मुझे आप सबकी मदद की जरूरत है। मतलब आप लोगों को अभी तक कुछ भी पता नहीं चला? वैसे ये तो पता चल गया कि खून कैसे हुआ है, किसने किया है ये अभी पता नहीं चला है। क्योंकि शायद खूनी बहुत चालाक है, वो जानता था कि मिस्टर सनावर के पास कौन सा पेन था। उसने वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही एक दूसरा पेन तैयार किया। वो पेन ऐसा था कि जैसे ही इससे कोई लिखना शुरू करेगा उसके आगे का पॉइंट दबने से पीछे से गोली चलेगी, यहां से। और बड़ी होशियारी से वो पेन सनावर साहब के पेन के साथ बदल दिया गया और हर हफ्ते की तरह सनावर साहब उस शाम भी लॉकर रूम में गए, दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। इस बार उन्होंने लिखने के लिए जैसे ही अपना पेन रजिस्टर के ऊपर छुआ, पेन का ट्रिगर दब गया और गोली पीछे से चल गई। गोली सीधे मिस्टर सनावर के छाती में जाके लगी और हमें रजिस्टर के ऊपर से मिला सिर्फ एक डॉट, सिर्फ एक काला डॉट। वो नहीं चाहता था कि पेन किसी के हाथ लगे, नहीं तो पकड़ा जाता। इसलिए पुलिस के आने से पहले उसने वो पेन बदल दिया। एसीपी प्रज्वल, हाँ डॉक्टर वाले, खूनी का पता चल गया? और तो फिर बताइए ना। क्या फोन पे नहीं बता सकती? वहीं पे आना होगा? अच्छा ठीक है, हम वहीं पे आते हैं। ओके अभिजीत, हमारा केस सॉल्व हो गया, खूनी का पता चल गया। लेट्स गो। मुझे तुमसे मिलना है अभी इसी वक्त। हाँ हाँ हाँ, उसी जगह।
तुझे पता है पुलिस दिन रात बैंक के चक्कर लगा रही है। तूने कहा था कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। मुझे लगता पुलिस को शक हो गया है। तेरे चक्कर में मैंने परेश को भी मार डाला। अगर मुझे कुछ हुआ ना तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ ना कुछ नहीं होगा। और पुलिस की छोड़, वो तो बेवकूफ होते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं लगेगा। हाँ, अगर खतरा है तो एक आदमी से है, उसे ठिकाने लगाना बहुत जरूरी है। कौन? कौन है वो? अपने पीछे थे, बता। पागल हो गया क्या? देख, एक तू ही बचा है जो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। अगर तुझे ठिकाने लगा दूं तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इसके पहले कि तुम इसका मुंह बंद करो, हमें दोनों के मुंह खुलवाने। ये क्या कर रहे हैं? छोड़ो, तमीज से बात करो। तो पुलिस वाले बेवकूफ होते हैं, हाँ मिस्टर रमेश? मैंने बैंक का 30 लाख रुपया खाया था। सनावर को मेरे बारे में पता चल गया था। वो मेरी पोल खोलना चाहता था, इसलिए मैंने उसे बाहर डाला। मैंने उसके लिए वो स्पेशल पेन बनवाया। लेकिन तुमने परेश को क्यों मारा? परेश एक अकाउंटेंट था। वो सनावर के लिए मेरी जासूसी कर रहा था। वो मेरे बारे में बहुत कुछ जानता था। और ये गार्ड, ये क्यों बीच में आया? ये बहुत लालची आदमी है। मैंने इसे पैसे दिए थे। खून के बाद इसने वो पेन बदल दिए। सबसे पहले तुम ही पहुंचे थे ना अंदर, लाश के पास? एक बंद कमरे में खून कैसे हुआ, ये समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन तुम दोनों के प्लानिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। उन दोनों पेन के इंक में फर्क था। एक में काली इंक थी और दूसरे में नीली इंक। बस इस छोटी सी भूल ने तुम दोनों को फंसा दिया। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।